गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए प्यारे बच्चों, हम अर्थशास्त्र का 16वां पाठ 15वां पाठ पढ़ रहे हैं और हमारा जो पाठ है वह है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं एवं नवीन प्रवृत्तियां। कल मैंने आपको बताया था कि अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। आप सभी को परिभाषा याद भी हो गई होगी। एक देश या क्षेत्र की वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन, व्यापार, उपभोग आदि क्रियाओं से जो जुड़ा हुआ तंत्र है वो अर्थव्यवस्था कहलाता है। देखिए, अर्थव्यवस्था हमारे देश की अर्थव्यवस्था यदि विकसित रूप में है तो कैसे है, अविकसित रूप में है तो कैसे है, वो सभी पॉइंट्स कल हमने पढ़े थे और दोनों प्रश्न मैंने आपको आपकी कॉपी में राइट डाउन करने के लिए कहा था। आपने कर लिए होंगे, अच्छे से उनको याद भी कर लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, आर्थिक सुधार यानी हमारे आर्थिक सुधार में हम पढ़ेंगे वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, स्वदेश की अवधारणा और कौशल विकास। आगे चलने से पहले हमारे को पहले पढ़ना है कि राजकोषीय अनुशासन क्या है। राजकोषीय अनुशासन क्या है? देखिए, ये राजकोषीय अनुशासन है वो सरकार के ऐसी नीतियां और कार्यक्रम है। राजकोषीय अनुशासन सरकार के ऐसे कार्यक्रम तथा नीतियां हैं जो सरकारी घाटे तथा सरकारी ऋण का आकलन करती है। यानी सरकार घाटे में तो नहीं है। सरकार ने यदि कोई ऋण लिया है तो वो ऋण वापस दे रही है नहीं दे रही है, सरकार घाटे में चल रही है नहीं चल रही है, तो जो राजकोष है उसका आय व्यय का ब्यौरा रखती है। आय के अकॉर्डिंग यदि व्यय होता है तो वो कहलाता है कि राजकोषीय अनुशासन। तो राजकोषीय अनुशासन किसे कहेंगे? सरकार की उन नीतियों तथा प्रयासों से है जो सरकारी घाटे तथा सरकारी ऋणों के भार को कम करने के उपाय किए जाते हैं, उसे कहेंगे राजकोषीय अनुशासन। यानी सरकार घाटे में भी नहीं चल रही हो और जो सरकार के द्वारा जो ऋण लिए गए हैं वो उनके बराबर उन ऋण को भी वापस चुकाती रही, तो ये कहलाता है राजकोषीय अनुशासन। अब आ जाइए व्यापार घाटा। व्यापार के कितने घटक होते हैं? 2, आयात और निर्यात। आयात और निर्यात। व्यापार के कितने घटक होते हैं? 2, आयात और निर्यात। तो हम पढ़ेंगे कि व्यापार घाटा किसे कहते हैं। यानी व्यापार के अंदर ये देखा जाता है कि जो आयात है वो निर्यात से अधिक तो नहीं है कहीं, यानी खरीदना और बेचना। जैसे मैंने कल भी आपके परिवार का उदाहरण दिया था, जैसे परिवार है यानी आय से ज्यादा खर्चे तो नहीं हो रहे हैं कहीं, तो यदि आमदनी कम हो रही है, आय कम हो रही है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपके घाटा चल रहा है। तो व्यापार में भी यही होता है, यानी आयात निर्यातों से कहीं ज्यादा तो नहीं है, ये देखा जाता है। फिर आ जाओ भुगतान संतुलन, यानी इसमें क्या होता है? आय और व्यय। भुगतान संतुलन, आय और व्यय का संक्षिप्त ब्यौरा रखा जाता है। इसमें आय और व्यय का संक्षिप्त ब्यौरा रखा जाता है। अब देखिए, अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए कई बार क्या ऋण लेना पड़ता है। एक देश को दूसरे देश में एक देश दूसरे देश से व्यापार करता है और आयात भी करता है, निर्यात भी करता है, तो इसके लिए ऋण की आवश्यकता होती है। तो वो ऋण कहाँ से लिया जाता है? उसके लिए पूरे विश्व में एक विश्व बैंक बना हुआ है, वहां से ऋण लिया जाता है। तो देखिए, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उदारीकरण। सबसे पहले हम पढ़ेंगे उदारीकरण। आपकी बुक में सबसे पहले उदारीकरण दिया हुआ है, तो उदारीकरण हम पढ़ेंगे। उदारीकरण किसे कहते हैं? सबसे पहले इनकी परिभाषाएं हमको समझनी है कि उदारीकरण किसे कहते हैं। उदारीकरण होता है, ये आपके अर्थव्यवस्था है। अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए दूसरे देशों से हमारे को आयात करना पड़ता है और हमारे देश में यदि कोई भी वस्तु और सेवाएं अधिक है तो उनको निर्यात करना पड़ता है। तो सरकार के द्वारा कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं।
तो उन नियमों प्रतिबंधों को जो हटाने की प्रक्रिया है उसी को उदारीकरण कहते हैं। यानी कुछ नियम सरकार के द्वारा बनाए गए हैं, उन नियमों और प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को हम उदारीकरण कहते हैं। वैश्वीकरण किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था में। वैश्वीकरण किसे कहेंगे? अर्थव्यवस्था में, यानी एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ एकाकार करना, जोड़ना वैश्वीकरण कहलाता है। एक देश की अर्थव्यवस्था को दूसरे देश की अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ना, एकाकार करना वैश्वीकरण कहलाता है। यानी आपको सर्वप्रथम इन परिभाषाओं को समझना है। परिभाषाएं आपके समझ में आ गई तो आपके लेसन अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आप जैसे ही आपकी बुक में पढ़ोगे अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। फिर उसके बाद में देखिए निजीकरण, यानी जो सरकार के द्वारा जो सरकारी सेवाएं होती है उसमें किसी एक व्यक्ति या किसी फर्म का कार्य होता है तो वो निजीकरण कहलाता है। यानी एक व्यक्ति के द्वारा चलाया गया कार्य निजीकरण कहलाता है। स्वदेश की अवधारणा, स्वदेश किसे कहते हैं? यानी अपने ही देश का, स्वयं के देश का, यानी कोई भी वस्तु है, सेवा है, वो अपने ही देश की उपयोग में ली जा रही है तो वो कहलाता है स्वदेश की अवधारणा। फिर उसके बाद में आता है आपके कौशल विकास। कौशल होता है योग्यता, क्षमता, यानी किसी कार्य को करने की योग्यता और क्षमता क्या कहलाती है? कौशल। यानी व्यक्ति जब जो श्रम होता है, श्रम को यदि शिक्षा और स्वास्थ्य के साथ जोड़ दिया जाए, श्रम को शिक्षा व स्वास्थ्य के साथ जोड़ दिया जाए तो वो कहलाता है कौशल, मानव कौशल। और यदि कौशल को हम पढ़ेंगे तो वो कहलाता है योग्यता और क्षमता। किसी कार्य को अच्छी तरह करने की योग्यता और क्षमता क्या कहलाती है? कौशल विकास। अब देखिए वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण। आपके बड़ा प्रश्न आता है, 4 नंबर का प्रश्न इसमें से पड़ेगा। तो प्रश्न कैसे पूछा जाएगा? वैश्वीकरण किसे कहते हैं? इसके कोई 4 लाभ लिखिए। उदारीकरण किसे कहते हैं? इसके 4 लाभ लिखिए। निजीकरण किसे कहते हैं? इसके 4 लाभ लिखिए। और उसके बाद में आपके आता है स्वदेश की अवधारणा। स्वदेश की अवधारणा के लाभ बताइए। तो लाभ सबके एक जैसे ही है, सेम से ही है। यानी सरकार ने जो प्रतिबंध हटा दिए हैं, व्यापार एक देश से दूसरे देश में हो रहा है, दूसरे देश से हम वस्तुओं को मंगा रहे हैं, हमारे देश की वस्तुओं को अन्य देशों में बेच रहे हैं, तो हमारे को पता भी नहीं चल रहा है कि यह हमारे देश का माल है या दूसरे देश का माल है। और आप जब भी कोई वस्तु काम में लेते हो तो उस पर लिखा हुआ था मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया, मेड इन अमेरिका। तो ये जो वस्तुएं होती है वो कहाँ पर बनी है? तो वैश्वीकरण से आज हम देखते हैं अमेरिका में बनी हुई कोई भी टेक्नोलॉजी है उसको हम अपने देश में काम में लेते हैं, और अन्य देशों में यदि कोई भी वस्तु बनी हुई है तो वो हमारे देश के मार्केट में भी बिकती है। अब आप देखो वैश्वीकरण से क्या संभव हुआ है? वैश्वीकरण से श्रम का प्रवाह होने लगा है, पूंजी का प्रवाह होने लगा है। तो ये सब का कैसे संभव हुआ? वैश्वीकरण के कारण, उदारीकरण के कारण। अब ये देखिए स्वदेश की अवधारणा के क्या लाभ है? स्वदेश की अवधारणा के लाभ वैश्वीकरण के, उदारीकरण के सेम से ही है। अब आप देखिए वैश्वीकरण के लाभ है कि हमारे देश के लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है। इसी प्रकार प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है, राष्ट्रीय आय में वृद्धि हुई है। हमारे देश प्रतिस्पर्धा, हम एक वस्तु को दूसरी वस्तु से कंपैरिजन करके खरीदते हैं तो उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। तो प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। अब देखिए राष्ट्रीय आय में वृद्धि हो गई, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो गई, रोजगार के अवसरों का सर्जन हो गया। उसके बाद में हमारा जो देश है वो आत्मनिर्भर बनता है। तो ये जो वैश्वीकरण, उदारीकरण और निजीकरण है, यदि हम इसी प्रकार चलते रहे तो आने वाले समय में हमारे देश में जो भी श्रम है, रोजगार है, वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए हमें स्वदेश की अवधारणा को अपनाना होगा, क्योंकि हमारे देश में जो कंपनियां काम कर रही है उन कंपनियों
उन कंपनियों ने जो माल बनाया है उसका हमें उपयोग करना पड़ेगा। जैसे हमारे देश की टाटा है, गोदरेज है, आदि कंपनियां हैं, तो उन कंपनियों के माल को हमें काम में लेना होगा ताकि हमारा देश आत्मनिर्भर बन सके और हमारे देश के लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके, हमारे राष्ट्र की जो राष्ट्रीय आय है उसमें वृद्धि हो सके, प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हो सके। तो आपको ये पढ़ना है, ये आप पढ़ोगे तो अच्छी तरह आपके समझ में आ जाएगा। तो आज जो आपके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर है, लघुतरात्मक और अति लघुतरात्मक प्रश्न है, उनको आपको याद करना है। साथ ही साथ आपको मैं किताब से बता देती हूँ कौन कौन से प्रश्न आपको करने हैं, तो उन प्रश्नों को आप करोगे। तो यही है, अति लघुतरात्मक और लघुतरात्मक प्रश्नोत्तर है, उनको आप करोगे। और आज ये लेसन मैंने कंप्लीट करवा दिया है। आप इसको आप अच्छी तरह पढ़ो ताकि आपके समझ में आ जाए, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है। पिछला वीडियो भी लंबा हो गया था, तो फिर उसको डाउनलोड करने में थोड़ा टाइम लगता है। तो आप इसको देखें, समझें, पढ़ें। मैंने आपको बता दिया है कैसे पढ़ना है। आप टॉपिक्स वाइज पढ़ें। जब भी मैं आऊँगी या आपके घर मिलूंगी या आपको बुलाया जाएगा तो आप मेरे से पूछ लेना जो भी समस्या आई है। तो आपको प्रश्नोत्तरों को करना है, लिखना है, याद करना है।